नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए मैं आज लेकर आया हूं रीट 2017 साइकोलॉजी का पेपर ट्रेंड एनालिसिस की 2017 में साइकोलॉजी के पेपर में प्रश्न कहां से पूछे गए थे। पिछले वीडियो में हमने जाना था रीट 2015 में प्रश्न कहां से पूछे गए थे। आज 2017 लेवल फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। कई साथी कह रहे थे कि सर 2017 का बताएं कि 2017 में प्रश्न कहां से आए थे, तो आपके लिए ये वीडियो आ चुका है। आप जिन्होंने भी कमेंट किया वो ये वीडियो जरूर देखें और आपको ये पता लग जाएगा कि इस वीडियो में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो कहां से पूछे, क्योंकि कई साथियों की 2017 के पेपर में ये तक नहीं समझ में आया कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, शुरुआत करें आज की हमारे वीडियो की। देखिए, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रीट 2017 साइकोलॉजी कहां से पूछे गए प्रश्न। आप सभी ये जानते हैं कि साइकोलॉजी के पेपर में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर होता है आपका, उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे पहले आपको साइकोलॉजी ही देखने को मिलती है। तो देखिए, 30 प्रश्न कहां कहां से पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में 5 इकाइयों में विभाजित है। तो उन 5 इकाइयों में मैंने यहाँ बांटने का कार्य किया है 30 प्रश्नों को। तो पहली इकाई से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, दूसरी इकाई से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, तीसरी इकाई से 5 प्रश्न, चौथी इकाई से 4 प्रश्न और 5वीं इकाई से 8 प्रश्न पूछे गए। अब हम इसके अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे इकाई 1 में 6 प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए। इकाई 2 में 7 प्रश्न जो पूछे गए वो कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो आप सभी साथी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको शिक्षा मनोविज्ञान को तैयारी करने में बहुत आसानी होने वाली है अगर आप इस तरह से पेपर एनालिसिस देखते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहली इकाई की। पहली इकाई 6 प्रश्न पूछे गए थे और पहला टॉपिक जो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से 2015 में भी प्रश्न पूछा गया था और वंशानुक्रम से प्रश्न 2017 में भी पूछा गया है। और प्रश्न आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता की जो महत्वता है उसके बारे में पूछा गया है। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, तो बाद की उम्र में भी वो उच्च क्षमता जो है या निम्न क्षमता है वो बनी रहेगी। ये किसके महत्व पर जोर देता है? तो ये जो सिद्धांत, ये जो कथन है आनुवंशिकता से संबंधित है और इसीलिए इसको आनुवंशिकता वंशानुक्रम टॉपिक में रखा गया है। और आप सभी सोच रहे होंगे इनके ऑप्शन नहीं दिखाए जा रहे, इन प्रश्नों का आंसर नहीं बताया जा रहा है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों का विश्लेषण सहित हल करवाया जाएगा। बस आप धैर्य के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले जो 5 प्रश्न बचे हुए हैं इकाई 1 से, वो पांचों प्रश्न विकास के सिद्धांत से पूछे गए। अब आप ये देख लीजिए कि विकास का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है और पिछली 2015 में विकास की अवस्थाओं से पूछे गए थे। तो विकास का सिद्धांत जो टॉपिक है आपका इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप उसे कवर नहीं कर पाओ। ज्यादा से ज्यादा 15 सिद्धांत होंगे जिनको आप बारीकी से देखने की आवश्यकता है, जिस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत ऑप्शन में दिए हुए थे, प्रोक्सिमल डिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, और इसके 2 आंसर माने भी गए थे। अब वो क्यों माने गए थे इसके बारे में हम जब पेपर सोल्व करेंगे तब चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसी 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, विकास के सिद्धांतों में हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे, अंतर संबंध का सिद्धांत। और ये जो प्रश्न है विकास के अंतर संबंध सिद्धांत से ही संबंधित है। पूछा गया है किस तरह से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिला था एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। इस प्रकार का आंसर सही था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपके जो बचे हुए 3 प्रश्न है इकाई 1 से, वो 2 प्रश्न आपके संज्ञानात्मक विकास से पूछे गए। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, उससे, और एक प्रश्न मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन महोदय का सिद्धांत है जिनसे पूछा गया है। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से देखिए कोई डीपली प्रश्न नहीं पूछा गया है, मात्र उसकी जो अवस्थाएं बताई गई थी उनसे पूछा गया। अवस्था एक आयु दे दी गई और आयु को आपको मैच करना था, मतलब बताना था कि ये आयु जो है उनकी कौन सी अवस्था से संबंधित है।
तो देखिए एरिक्सन के अनुसार बच्चों का जो मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। हम जानते हैं कि मनोसामाजिक विकास के एरिक्सन ने 8 चरण बताए थे। और एक कक्षा 3 का छात्र, अब कक्षा 3 का छात्र है तो कम से कम 9 साल का होगा और उन्होंने क्लियर लिखा भी है 9 साल। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 9 साल की उम्र में मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था आती है। तो बताइए मित्रों, ये प्रश्न कहाँ कठिन था? बस जो प्रश्नों की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी टफ थी, इसीलिए प्रश्नों को समझने में दिक्कतें हुई होंगी। तो साथियों, अगले जो 2 प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया है, और जीन पियाजे की टर्म से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। जो अनुभूति है वो किस सिद्धांत के द्वारा विकसित होती है? बच्चे और वातावरण की अंतःक्रिया के बीच में। तो ये सिद्धांत जो है पियाजे के सिद्धांत से विकसित होती है। अब कैसे होती है ये हम जानेंगे जब पेपर सोल्व करेंगे। और अगली जो है पियाजे के सिद्धांत से संबंधित जो टर्म पियाजे ने दी है कि समावेशन क्या होता है, संतुलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, इन सब टर्म के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। बस आप हमारे साथ जुड़े और लगातार कक्षाएं देखते रहें। और आपको अगर हमारी ये कक्षाएं अच्छी लग रही है, ये पेपर ट्रेंड एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो मित्रों एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी दोस्तों के साथ, जिससे बहुत ज्यादा संख्या में हमारे साथ साथी जुड़े और वो इन सब निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। ठीक है साथियों, तो अब हम चर्चा करेंगे इकाई 2 की। आपको इकाई 1 की जो प्रश्न है, 6 प्रश्न कहां से पूछे गए वो समझ में आ गए होंगे। अब इकाई 2 की हम चर्चा करते हैं। इकाई 2 से 7 प्रश्न पूछे गए, तो आप लगा सकते हैं इकाई 1 और इकाई 2 को मिलाकर 13 प्रश्न होते हैं। पिछली बार भी 13 या 14 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप शुरू की 2 इकाई इतनी खतरनाक तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि शुरू का जो 2 इकाई है आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अधिगम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने मेरी थांडाइक वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, ये मैंने साफ साफ बताया हुआ है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। बताइए कितना आसान सा प्रश्न है। किसे कहते हैं हम अधिगम के उपयोग और अनुपयोग का नियम? ये प्रश्न में बोनस जरूर दिया था पिछली बार, लेकिन प्रश्न हिंदी में सही था, लेकिन इसको इंग्लिश में कुछ मिस टाइप होने की वजह से इस प्रश्न पर बोनस दिया गया था। हम चर्चा करेंगे जब पेपर सोल्व करेंगे। फिर आपके जो प्रश्न पूछे गए, पावलाव से प्रश्न पूछा गया, पावलाव का जो सिद्धांत है, और पावलाव के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया अनुकूलित उत्तेजना क्या होती है। और अगर आपने हम मेरी पावलाव वाली क्लास नहीं देखी तो देखिएगा मित्रों, क्योंकि इसको बड़े आसानी से समझाया गया है कि क्या अनुकूलित उत्तेजना होती है। देखिए यहां पर उदाहरण चेंज किया हुआ है मात्र। आपने देखा कुत्ते को घंटी बजाकर लार टपकवाई जाती थी तब अनुबंधन होता था, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, सीढ़ियों के नीचे जब प्रशिक्षक आता है तो उसके कदमों की आवाज से अनुबंधन किया गया है। तो इसको क्या कहा जाता था जब कुत्ता लार टपकाता था? तो ये प्रश्न अनुकूलित उत्तेजना से संबंधित है, पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है अधिगम अक्षमता। मैं आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि प्रत्येक परीक्षा में अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और अधिगम अक्षमता ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 होगी। और अधिगम अक्षमता का वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है कई दिनों पहले। आप एक बार देखिए, अगर अधिगम अक्षमता से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप जरूर उस प्रश्न को हल कर पाओगे एक बार कक्षा देखने के बाद। देखिए यहाँ पर एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है कहलाता है डिस्ग्राफिया। तो ये प्रश्न कितना आसान था बताइए आप? क्या पेपर कठिन था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपन ने जो प्रश्न को देखकर घबराए वो आपकी कठिनाई को बढ़ाता है। तो आप प्रश्नों को देखकर घबराए नहीं, प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वही चीज जो पाठ्यक्रम में दी हुई है वही पूछे जाने वाली है। अब ये देखिए ना आप कि प्रश्न कोई सिलेबस से बाहर से थोड़ी पूछे जा रहे हैं, सिलेबस के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। फिर अगला जो प्रश्न है अधिगम का चौथा प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न में आपको पढ़ने की जरूरत तक नहीं थी। इस प्रश्न में कारक दे दिए गए थे, सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक, मानसिक कारक। अब बात बताइए, स्कूल की संगठनात्मक जो स्थापना है छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। अब स्कूल की संगठन बना रहे हैं तो संगठन में क्या बन रहा है, एक समूह बन रहा है, समूह से क्या विकास हो रहा है, सामाजिक भावना का विकास हो रहा है, तो सामाजिक कारक से संबंधित है ये। तो आप देख सकते हैं कितने आसान से प्रश्न पूछे गए। देखिए अधिगम जो दूसरी इकाई है उसमें अधिगम टॉपिक के अलावा अगला टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से 3 प्रश्न पूछे गए, और पिछले पेपर में भी अभिप्रेरणा से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए 2015 के में। और देखिए प्रश्न कितने आसान पूछे गए, उस प्रश्नों को पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था 2015 से, क्योंकि 2015 में आसान भाषा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे, और अब की बार प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया। अब देखिए उदाहरणों अभिप्रेरणा की प्रक्रिया दे दी गई कि इनमें से कौन सी सर्वोत्तम प्रेरणा है, सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का।
तो आपको उन प्रश्नों को पढ़ना था, उन ऑप्शनों को पढ़कर ही देखना था कि सर्वोत्तम प्रेरणा हमें किससे मिल रही है, सबसे अच्छी प्रेरणा कौन सी है। तो उन 4 ऑप्शनों को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने अभिप्रेरणा समझ लिया, अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अभिप्रेरणा क्या होती है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते थे। और ये देखिए, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। ज्यादातर कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि सर ये इसमें अपने आप में एक अंत कैसे हुआ। जब मैं पेपर हल कराऊंगा तो जरूर इस प्रश्न को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि अपने आप में एक अंत कैसे हुआ था। आप जुड़ कर देखिए एक बार हमारे साथ। और ये प्रश्न भी अभिप्रेरणा से पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न को बच्चे समझ ही नहीं पाएगी प्रश्न कहना क्या चाहता है। जब तक आप प्रश्न को की प्रकृति नहीं समझोगे, प्रश्न हमसे पूछना क्या चाहता है, तो आपके प्रश्न गलत होंगे ही ना। क्योंकि होता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि राम के पिता का नाम क्या है, आप उस राम का इतिहास लिखने लग जाते हो, उस इतिहास को याद करते हो, जो भी आपको लिखना मात्र राम के पिता का नाम है। तो प्रश्नों को समझना है ना आपको कि प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है, प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है, तो आपके प्रश्न बिल्कुल सही होने लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है। अब ये देखिए, उत्तेजनाएं और घटनाएं कौन से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है। अब आप बता सकते हैं उत्तेजनाएं, उद्दीपन जो होते हैं वो किस बात की गई थी, संज्ञानात्मक में या व्यवहारात्मक में। जब भी प्रश्न हल करेंगे तब हम चर्चा करेंगे इस पर। तो आपकी इकाई 1 और इकाई 2 से आशा करता हूं समझ में आए होंगे कि प्रश्न कहां कहां से पूछे गए हैं। फिर देखिए मित्रों, इकाई 3 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और 5 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से एक प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था और बहुत आसान प्रश्न था 2015 का। और इस बार जो प्रश्न था, प्रश्न को घुमा दिया गया। पिछली बार 2015 में साधारण सीधे सीधे शब्दों में पूछा गया व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्ति में भेद जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से लाभ पूछ लिया, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या महत्व है ये पूछ लिया। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या महत्व है, ये किताबों में पढ़ने से आपको नहीं मिलने वाला है। किताबों में पढ़ने से आप लाइनें रट सकते हो, लेकिन इस ऐसी चीजों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अपने अंदर कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर आपकी समझ विकसित नहीं होगी, आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो देखिए, एक बच्चे मान लो हमारे देश में है, इसने साफ लिखा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं और बोलते भी हैं। कईयों को हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो आप पता लगाए कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता जिस बच्चे में है तो उसको क्या लाभ होगा। अब लाभ उसमें दे रखे थे। अब जब 2 भाषा बच्चे को आ रही है तो कई क्या सोचते हैं, जब 2 भाषा आ रही है दोनों को विचारों में टकराव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 भाषा आएगी तो उसे ज्यादा नॉलेज तो होगी ही होगी ना। जब ज्यादा नॉलेज होगी तो उसे कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। वो कोई दूसरी भाषा में आकर कहेगा तो उसको समझ जाएगा। जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक पढ़ेंगे तब इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। व्यक्तित्व मैंने कहा था बहुत रोचक टॉपिक है। इसमें पिछली बार भी 2 प्रश्न पूछे गए, इस बार भी 2 प्रश्न पूछे गए। देखिए, इसमें सिंपल सा प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न तो बहुत आसान था, दूसरा प्रश्न थोड़ा टफ कहेंगे हम। लेकिन अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है। अब अंतर्मुखता बहिर्मुखता जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, जो व्यक्तित्व का प्रकार है, वो किसने दिया था, तो आप देखिएगा किसने दिया था एक बार किताब में। ये सिंपल। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, एक डीपली प्रश्न पूछा गया था, उसको समझना आसान नहीं रहा बच्चों के लिए। कई ज्यादातर बच्चे इन प्रश्नों को गलत करके पाए। अब इसको सही क्या है, आंसर क्यों माना गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब पेपर हल करेंगे। देखिए, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है। ये सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पाठ्यक्रम से ही पूछे गए, बाहर से नहीं पूछे गए। बस प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी कठिन लेवल की थी। अब देखिए, इसमें जिसके द्वारा इड पर आच्छादित रहता है ये कथन कहलाता है। इसका ऑप्शन था दबाव। अब दबाव क्यों माना गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बुद्धि से पिछली परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी पूछे गए। तो देखिए, बुद्धि से 3 प्रश्न पूछे गए। 2 क्या मित्रों, 2 प्रश्न पूछे गए मित्रों। यहाँ 3 मिस टाइप हुआ है, आप ध्यान रखें। 2 प्रश्न बुद्धि से पूछे गए। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी है। आप अगर बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो आपको कौन सी जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें से कौन सी सावधानी नहीं रखनी है बुद्धि का परीक्षण करते हुए, तो आप प्रभावित नहीं होंगे। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आसानी से मैं कहता हूं इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, अगर आप बुद्धि परीक्षण के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो अगर आपने बुद्धि परीक्षण रटे होंगे तो ये प्रश्न जवाब नहीं दे पाएंगे आप। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करें, समझ विकसित करें। रटना, किताबें ऐसे ऐसे होते हैं रटने वाले जिनको ये तक पता होता है कि 5वें पेज की 6ठी लाइन पर क्या लिखा होगा। तो आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। देखिए, अगला प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। और इस प्रश्न में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर का जो प्रश्न है उसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। 9 प्रकार की भी कई किताबों में देखने को मिलती है, 7 प्रकार की भी देखने को मिलती है।
अब आपको क्या मानना है, जब हम हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो बुद्धि का फ्रेम दिया गया था कि कौन सी बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि दी गई थी और आपसे पूछा गया था कौन सी हार्वर्ड गार्डनर की श्रेणी से संबंधित है। 3 बुद्धि अलग दी गई थी, एक बुद्धि जो थी इसकी दी गई थी, तो आपको छांटना था उनमें से। आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और प्रकृतिवादी कौशल, वहां पर बुद्धि की जगह कौशल लिख दिया गया, इसीलिए ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए और प्रश्न गलत करके आए थे। ठीक है मित्रों, तो इकाई 3 के 5 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब बात कर ले हम इकाई 4 की। तो इकाई 4 में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे गए। 4 प्रश्न यहां से पूछे गए और 4 प्रश्न में 3 प्रश्न समायोजन टॉपिक से और 1 प्रश्न जो विविध अधिगमकर्ताओं की बात है, जो दिए गए हैं विशिष्ट प्रकार के बालक, उनसे प्रश्न पूछा गया। तो समायोजन से 3 प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आपको 4 स्थिति ऑप्शन में दी गई और पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है। जब आप स्थिति देखेंगे समायोजन करने के लिए कौन कौन सी स्थिति है वो बढ़ावा देगी, तो आप ऑप्शन को देखने पर प्रश्न हल कर पाएंगे। मेरा ये पेपर एनालिसिस करवाने का मकसद यही है कि आप समझ पाए कि प्रश्न कौन से टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आप उस टॉपिक पर फोकस कर सके। ठीक है मित्रों, तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर जो समायोजन की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, समायोजन की जो युक्तियां हैं, उससे प्रश्न पूछा गया है और ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 युक्तियां होगी समायोजन की। तो एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन वगैरह रही। तो इसमें से आप जब आप इनको समायोजन की युक्तियां पढ़ोगे तो इस प्रश्न को भी जवाब दे पाओगे। और ये देखिए, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है। और समायोजन को प्राप्त करने के लिए जो नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वो विज्ञान क्या कहलाता है। तो आपको ये प्रश्न जरूर थोड़ा टफ था, लेकिन इसका आंसर दिमागी आरोग्यता माना गया था। अब क्यों माना गया था, इस पर हम जब पेपर हल करेंगे, जल्द ही पेपर हल करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। आपको सूचना मिल जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और सूचना पाने के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे यहां से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है आपके पास तुरंत सूचना पहुंच सके। देखिए मित्रों, विशिष्ट बालक प्रश्न पूछा गया था। समावेश शब्द का मतलब होता है, समावेश शब्द का मतलब क्या है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता, जिनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उन बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। अब यहाँ पर दिया गया था पूरा समय, आधा समय, या फिर 4 प्रकार के समय दिए गए थे। आपको कौन सा प्रश्न कौन सा करना है। जब समावेश, जब हम विशिष्ट शैक्षिक जो विशिष्टता पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक, विभिन्न प्रकार के बालक पढ़ेंगे, विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समावेश क्या होता है, समावेशी शिक्षा किस तरह की होती है, हम बच्चों को समावेशी शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण है समावेशी शिक्षा में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है मित्रों, इकाई 4 से 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करें इकाई 5। इकाई 5 से 8 प्रश्न पूछे गए थे और 8 प्रश्न कहां से पूछे गए थे मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा मित्रों। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है पेपर ट्रेंड एनालिसिस वाला, तो एक बार वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिसलाइक भी मुझे मोटिवेशन देने वाला है। क्योंकि जब डिसलाइक होगा आपका, तो मैं सोचूंगा कि कहीं न कहीं इस वीडियो में गलती रही होगी और मैं उसको सुधारने का और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। तो आपको जैसा लगे वीडियो, कमेंट भी कीजिएगा कि सर हमें ये आपका प्रयास कैसा लग रहा है। आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप एक बार शेयर करें अपने मित्रों को इस वीडियो को। ठीक है मित्रों, देखिए इकाई 5 में एनसीएफ टॉपिक है और एनसीएफ से 2015 में भी प्रश्न पूछा गया और एनसीएफ से 2017 में। और एनसीएफ से कितना आसान प्रश्न पूछा गया। एनसीएफ के 5 सिद्धांत दिए गए और 5 सिद्धांतों से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 सिद्धांतों से आप एनसीएफ की एक मोटा मोटा सा ढांचा तैयार कर लेते हैं कि एनसीएफ कहना क्या चाहता है। तो 5 सिद्धांत दिए गए, आपको 5 सिद्धांत याद थे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब 5 सिद्धांत आपको जैसे किताबी लैंग्वेज में दे रखे थे वैसे नहीं मिले, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, अर्थ वही था। तो बड़ा आसान है एनसीएफ, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, आप इसे कवर कर सकते हैं। मूल्यांकन, और मूल्यांकन से हर परीक्षा में हर सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित, हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो या फिर पर्यावरण अध्ययन हो, सब में मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मूल्यांकन जो है, आपको मूल्यांकन, मापन, आकलन, परीक्षण, इनके बारे में अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछा है। 4 कथन दे दिए गए और 4 स्टेटमेंट में से आपको क्या करना था, एक कथन ढूंढना था जो कि योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है,
इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, हम योगात्मक मूल्यांकन क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जुड़े रहिएगा मित्रों। आकलन क्या होता है, आकलन की परिभाषा या आकलन का एक प्रक्रिया है वो दी गई है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया कहलाती है। और आपको ऑप्शन में देखने को मिले मापन, मूल्यांकन, आकलन, ऐसे कुछ ऑप्शन देखने को मिला था। आपको बताना था कि ये जो प्रक्रिया दी गई है वो किससे संबंधित, किससे रिलेटेड करती है। फिर देखिए परीक्षण, एक आदर्श संदर्भित जो परीक्षण होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, 4 कथन दिए गए थे। अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो मैं तो कहता हूं ये प्रश्न इतने कठिन नहीं थे जितने आपने बना रखे हैं। ठीक है मित्रों, देखिए अब जो 4 प्रश्न पूछे गए इनके बारे में कई बच्चे सोचते थे कहां से प्रश्न पूछे गए। कभी हमने इस तरह से प्रश्न नहीं देखे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से 4 प्रश्न पूछे गए और ये आपकी 5वीं इकाई में दे रखा है, ये बिंदु आपके दे रखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अलग से लिखा हुआ है। तो देखिए पूछा कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, यह किसका उदाहरण है। आप बताइए मित्रों, जब विधि आपने सबने पढ़ रखी है, मैं ये नहीं कह रहा आपने पढ़ी नहीं, कहीं कहीं से आपने पढ़ रखी होगी। आगमन विधि, निगमन विधि आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पर यही तर्क देखने को मिला था, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिले थे। तो आप बताइए एक अध्यापक क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण, छात्रों को कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए करा है। एक निष्कर्षीय नियम हम किस विधि के माध्यम से निकालते हैं, उदाहरण से नियम हम किस विधि में बनाते हैं, वो प्रश्न इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपको यहाँ क्या देखने को नहीं मिला, सीधा सीधा हलवा नहीं देखने को मिला कि उदाहरण से नियम की ओर उन्होंने क्या कहा है, निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो आपको प्रश्न की भाषा समझनी पड़ेगी। अगर आप रट के पेपर देने वाले हैं साइकोलॉजी का तो उम्मीद मत करिएगा कि आपके बहुत अच्छे प्रश्न सही होंगे, अगर 2017 का सा पेपर आता है तो। और अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे वह कर रहा है कि केवल ये पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, बल्कि उसके साथ साथ ये भी पूछा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक प्रश्न के विविध उत्तरों तथा पर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में किसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आपको ऑप्शन में कई प्रकार के देखने को मिले थे। आलोचनात्मक तर्क इसका आंसर था सही। अब आलोचनात्मक तर्क को देखते ही आपके मन में नेगेटिव भावना आ जाती है कि आलोचनात्मक तो आलोचना थोड़ी कर रहा है, जबकि इसको अंग्रेजी में क्रिएटिव कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न कैसे इसका आंसर माना गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे जब पेपर सोल्व करेंगे। देखिए मित्रों, 2 प्रश्न पहली बार रीट के पेपर में देखने को मिला। ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछे गए और ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। और ब्लूम टैक्सोनॉमी से 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न बिल्कुल आसान सा, जो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने उद्देश्य बताए, 3 उद्देश्य बताए थे। देखिए कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं, और 3 दे दिए गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और मनोप्रेरणा। एक बात बता दूं मैं आपको, इस प्रश्न में बोनस दिया गया था। प्रश्न में बोनस क्यों दिया गया था इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, जो 4 टर्म दी गई थी वो चारों की चारों ही मानती थी। क्योंकि पहले हम इसमें क्या करते थे, क्रियात्मक को मनोक्रियात्मक मानते थे, इसीलिए ये प्रश्न बोनस दिया गया। अब अगला देखिए, इसमें क्या किया गया है, थोड़ा डीप से प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक क्या करता है। जो ब्लूम का 3 क्षेत्र है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के अंदर जो टर्म दी गई है, जो तत्व दिए गए हैं कि कितने ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत तत्व है, तो उससे प्रश्न पूछ लिया गया। और उसका भी उदाहरण देखिए पूछा गया कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध को लिखने का कहते हैं। तो इस कार्य क्षेत्र में ब्लूम की वर्गीकरण के लिए कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। जो संज्ञानात्मक स्तर बताए हैं 6 स्तर या 5 स्तर, इनकी हम जब ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर था संप्रयोग, क्योंकि वो प्रयोग करने के लिए कह रहा है। आप पढ़ा चुके हैं तो प्रदूषण को निबंध लिखेगा बालक, तो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो आप सभी को आशा करता हूं ये समझ में आए होंगे कि रीट 2017 की साइकोलॉजी में 30 प्रश्न कहां से पूछे गए थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो फायदा उठा सके। और आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट है तो औरों को बता दीजिएगा मित्रों, और असंतुष्ट है तो हमें बताइएगा कि क्या अपेक्षित सुधार हमें करने चाहिए जो कि आपके लिए कक्षा और उपयोगी हो सके।
तो धन्यवाद मित्रों, मिलते रहेंगे हम इसी तरह से और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रीट 2021 की तैयारी करते रहिएगा।